हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हम हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका विविधता विद्वान, दूसरा विविधता संवेदनशील, तीसरा संवेदनशीलता कठोर, फोर्थ ऑप्शन है आपका एक रूपता संवेदनशील। तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर भाषा शिक्षण में उसका उपयोग करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देवनागरी में विदेशी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। देवनागरी में एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है आपका, बी ऑप्शन भी ठीक है। तीसरा, देवनागरी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। आप बताइए क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। जो देवनागरी लिपि होती है वो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, तो ये तो आपका गलत हो गया। डी ऑप्शन है आपका, देवनागरी में वर्णों की संख्या रोमन लिपि से कम होती है, ये बात भी आपकी गलत है। डी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो जो सही कथन है वो ए और बी है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी ये दोनों आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित है। जब किसी बच्चे को बेटा पढ़ने में दिक्कत होती है ना, तो उसको क्या होता है? डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। डिस्ग्राफिया ये लेखन से संबंधित है। जब बच्चे को लिखने में समस्या होती है तो उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं, है ना। यहाँ पर बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो उसको क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय पहला ऑप्शन है उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, दूसरा उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, तीसरा उनकी क्षमताओं और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, फोर्थ उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। बताइए बेटा आपका इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। ये देखो, ये जो उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए ये तो बिल्कुल गलत हो गया है ना। अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए ये भी बिल्कुल गलत है। तो ये पहला ऑप्शन भी गलत है कि प्रश्न संख्या में छूट मिलनी चाहिए, ये तीनों ही ऑप्शन आपके गलत होते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उनकी क्षमताओं और सीमाओं का ध्यान हमें रखना चाहिए। जो बच्चा स्पेशल नीड वाला है तो हमें क्या करना है, उसकी जो सीमाएं हैं, जो क्षमताएं हैं, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगॉत्स्की के अनुसार पहला ऑप्शन भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, दूसरा ऑप्शन चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, तीसरा भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, फोर्थ भाषा एक अर्जित योग्यता है। अब बेटा इसमें आपको वाइगॉत्स्की के अनुसार बताना है, तो आपका ए ऑप्शन ठीक होगा, भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। और ये जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, ये किसने कहा था? ये है आपका पियाजे के अनुसार। अगर क्वेश्चन में बेटा पियाजे पूछा जाता है तो फिर आप ये लिखेंगे चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें वाइगॉत्स्की के अनुसार पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधि आयोजित करती है, कक्षा को 5 समूह में बांटकर उन्हें समूह में बातचीत के लिए प्रतिदिन एक विषय देती है, बाद में प्रत्येक समूह के एक एक विद्यार्थी को लेती है और उन्हें पूरी कक्षा के सामने एक समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती है, वह किसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। पहला ऑप्शन है आपका आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल, दूसरा संज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषाई निपुणता, तीसरा विमर्श करने की दक्षता, फोर्थ समूह चर्चा। तो बेटा बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें। एक टीचर है जो 5 समूह में बच्चों को बांट देती है और उन्हें दिन प्रतिदिन का
विषय देती है समूह में बातचीत करने के लिए। उसके बाद वह प्रत्येक समूह के एक एक बच्चे को बुलाती है और पूरी क्लास के सामने समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती है। तो बेटा ये किसको बढ़ावा दे रही है? आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बिक्स, आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका शब्द संपदा का प्रयोग उच्चारण तथा व्याकरण डैश है। पहला ऑप्शन अनौपचारिक भाषाई निवेश, दूसरा रूप उन्मुखी भाषाई निवेश, तीसरा अर्थ उन्मुखी भाषाई निवेश और फोर्थ है आपका भाषा मूलक भाषाई निवेश। तो बताइए बेटा इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? शब्द संपदा का प्रयोग उच्चारण तथा व्याकरण रूपमुखी, ये आपका रूप उन्मुखी भाषाई निवेश है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है? ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ती है, ये बात तो गलत है। दूसरा, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की योग्यता को मंद नहीं करती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब बच्चा अपने अंदर जो विचार आ रहे हैं उसको जब लिखता है, उससे सीखता है, तो उसकी सीखने और लिखने की वर्तनी पर कोई गलत असर थोड़ी ना पड़ता, वो तो और जल्दी सीख जाता है ना। तो सेकंड ऑप्शन आपका ये कहता है कि उससे उनके लिखने की योग्यता मंद नहीं होती, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन गलत है और दूसरा ऑप्शन आपका सही है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्यविधिक ज्ञान शिक्षार्थियों के किसमें सहायता करता है? पहला, भाषा के बारे में ज्ञान सीखने में, दूसरा सर्वप्रथम रूप सीखने तथा बाद में प्रयोग करने में, तीसरा संप्रेषण में व्याकरण के नियम को लागू करने में, फोर्थ भाषा के व्याकरण के नियमों पर अधिकार करने में। तो आप बताइए इसमें कार्यविधिक ज्ञान शिक्षार्थियों की किसमें सहायता करता है? ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट होगा, संप्रेषण में व्याकरण के नियमों को लागू करने में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है? अब बताइए इसमें से आप कि कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है। पहला, मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, दूसरा अच्छा संगठन, तीसरा स्पष्ट उद्देश्य, फोर्थ व्याकरण परिशुद्धता। अब लेखन की विशेषता नहीं है ना बेटा, तो आपको बताना है इसमें से आपका आपसे नेगेटिव पूछा गया है ना, तो क्या है? मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। लेखन की विशेषता क्या नहीं है? मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पहला ऑप्शन है आपका अधिगम में अभिप्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन है आपका अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। तीसरा ऑप्शन है आपका अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी अभिप्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। डी ऑप्शन है आपका अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से बाहरी कारणों से प्रेरित होता है। तो बताइए आप इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कि आप एक बात बताइए बेटा, क्या अधिगम में अभिप्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है? बताइए, आप खुद बताइए, ये बात तो बिल्कुल गलत है। अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका होती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि अधिगम तभी प्रभावी होगा जब बाहरी पुरस्कारों से बच्चा प्रेरित होगा। बताइए आप, क्या बस यही इसका मतलब? नहीं, ये भी गलत है। सी ऑप्शन बेस्ट है आपका बेटा, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी अभिप्रेरणा होती है और सीखने की अंतर्निहित इच्छा होती है। आपका सी ऑप्शन बेस्ट है, यही करेक्ट है आपका। डी ऑप्शन क्या कहता है? अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से बाहरी कारणों से
प्रेरित होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। अधिगम तभी प्रभावी होता है बेटा जब आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, आपके अंदर किसी काम को करने की इच्छा होती है, तो उससे आपका अधिगम क्या होता है, बहुत प्रभावी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाठक अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करने अर्थगत और वाक्यात्मक संकेत बनाती है, फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर जाती है। यहाँ पाठक पढ़ने में कौन सा मॉडल अपनाते? पहला ऑप्शन है बॉटम अप मॉडल, दूसरा टॉप डाउन मॉडल, तीसरा अंतःक्रियात्मक मॉडल और डी ऑप्शन है आपका समग्र भाषा मॉडल। बेटा इसमें पूर्व ज्ञान का उपयोग कर रही है ना, ये जो एक दो चीजें होती है ना बेटा, ये बहुत हेल्प करती हैं, जैसे पूर्व ज्ञान का उपयोग करने, है ना। तो ये कौन सा मॉडल है बेटा आपका, ये है आपका टॉप डाउन मॉडल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि करवाती है। एक पठन सामग्री के छोटे से अंश के 2 खंड किए जाते हैं या हर दूसरा वाक्य 2 विद्यार्थियों के जोड़े को दिया जाता है। प्रत्येक शिक्षार्थी दूसरे को वाक्य बताती है और वे सब मिलकर पूरी पठन सामग्री को सही करते हैं। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहेंगे? पारस्परिक श्रुतलेख, दूसरा वाक्यों द्वारा श्रुतलेख, तीसरा व्याकरण अनुवाद श्रुतलेख और फोर्थ है आपका प्रतिलेखन और व्याख्या। तो बताइए बेटा, जब क्लास के उसने क्या किया, एक अंश को 2 खंड में कर दिया, फिर हर दूसरा वाक्य 2 विद्यार्थियों को जोड़े में दिया, है ना, और प्रत्येक शिक्षार्थी को उसने इन्वॉल्व किया। तो ये क्या है बेटा, ये पारस्परिक श्रुत लेख है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें, पारस्परिक श्रुत लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए? पहला, ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रवाहता, दूसरा दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान, सी ऑप्शन है आपका अर्थापन करना एवं भाषा की समझ, डी ऑप्शन है आपका शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान संबंधी समझ। तो बताइए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, अर्थापन करना और भाषा की समझ, ये आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, पहला ऑप्शन क्या है, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें, बिल्कुल ठीक बात है ये। दूसरा क्या है, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, ये बात तो गलत है। सी ऑप्शन है बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, ये भी गलत है आपका। डी ऑप्शन क्या है, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दे। अब बेटा ये बताइए आप इसमें कि एक भाषा शिक्षक का क्या प्रयास होना चाहिए? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या है बेटा? सबसे बेस्ट जो है ए ऑप्शन, बच्चों को भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर देना चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।